अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये न्यू नॉवेल आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नॉवेल को लाइक जरूर कीजिएगा अगर नॉवेल पसंद आए तो। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉवेल आप लोगों को पढ़ने के लिए फौरन नोटिफिकेशन मौसूल हो जाया करे। अब्बा जी ने कहा इस महीने के आखिर में वो गांव जाएंगे और नसीमा और भाई के रिश्ते की बात पक्की करके ही वापस आएंगे। भला बताओ, मेरे रच के सोने भाई के लिए इस पूरी दुनिया में एक वही भैंस रह गई है। सुबह से ये तीसरा नाम था जो रानी अपनी मुतवक्का भाभी को दे चुकी थी। उस तशवीश के बायस हाथ में पकड़े गोले गंडे को चूस चूस कर इसका रंग भी उड़ा चुकी थी। मोमल ने एक नजर इसके फूले फूले गालों पर डाली। अगर नसीमा भैंस थी तो रानी किसी बच्चिया से बिल्कुल भी कम नहीं थी, मगर इस वक्त इसके सामने ये बात करना एक नई बहस को छेड़ने के मुतरादिफ था और मोमल पहले ही बेजार बेटी थी। छोड़ो रानी, तुम फजूल में फिक्र कर रही हो। तुम्हारा भाई तो बहुत खुश होगा, इसके बारे में एक और भैंस का इजाफा होएगा। रानी ने घूर कर इसे देखा। उड़ा ले मजाक बदतमीज, तेरी भाभी इतनी खूबसूरत है इसलिए तुझे ये लतीफे सूझ रहे हैं। मेरा तो एक ही भाई है, वो भी इतना सजीला। मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली इस ढोल को भाभी के रूप में। यही तो रोना है। सारी दुनिया बस खूबसूरती के पीछे भागती है, ये नहीं देखती कि इस खूबसूरती के पीछे कैसी कैसी चुड़ैलें छुपी बैठी हैं। अब मेरी भाभी को ही देख लो, सूरज से जितनी हसीन नजर आती है। मुझे यकीन है रात होते ही इसने दांत लंबे और पांव पीछे को मुड़ जाते होंगे। ऐसी ऐसी हरकतें हैं इसकी कि पिछल फेरियां भी शर्मा जाएं। तलवार सी जबान और फितना दिमाग, खुदा ही बचाए तुम्हें मेरी भाभी जैसी भाभी से। दोस्त हो सच्चे दिल से दुआ दे रही हूँ। रानी ने भाभी का नाम क्या लिया, मोमल के तो जख्म उधड़ गए। हाँ, तो तेरा भाई भी तो लब का रन मुरीद कोई हो, बीवी की लगा में कसने वाला, फिर वो चूं करके दिखाए। रानी ने चमक कर कहते हुए गोले गंडे वाला हाथ हिलाया तो जायका और रंग से आरी बर्फ बिखर कर जमीन पर बिखर गई। बस कर दे, जान छोड़ दे इसकी, वैसे भी अब इसमें कुछ नहीं बचा। मोमल अब गोला गंडा कब का खत्म कर चुकी थी, जबकि रानी ने जोश खताबत में इसका बुरा हाल कर दिया था। हाँ, तो तुझे क्या लगा मैं अब जमीन से उठाकर खाने वाली हूँ? तेरा कोई भरोसा भी नहीं। चल उठ, अब क्लास में चले। वैसे भी जिस तरह आज सुबह से मैडम जरीना एक एक बंदे को झाड़ रही है, मुझे तो लगता है पक्का आज सास से झगड़ा करके आई है। हाय, मुझे नहीं जाना। वो एकदम ही रुकी थी, चेहरे पर हरास बिखर गया। क्यों? मोमिल ने ठटक कर इसकी सूरत देखी। अब ये मत कह देना कि तुमने आज फिर टेस्ट की तैयारी नहीं की। आहो, कुछ ऐसा ही है। इसने थोड़ी झंझलाहट और शर्मिंदगी से कहा। मर कहीं जाके मनहूस, तू इसी काबिल है कि तू वो नसीमा ही तेरी भाभी बने। मोमल सुलग गई। एक अंग्रेजी का टेस्ट याद नहीं किया तो इस नसीमा को मेरी भाभी बनाने लगी। हाय मोमल, देख ले तेरी दोस्ती। वो सदमे में आ गई। हाँ, ये है मेरी दोस्ती। तेरे मार्क्स देखकर तुझसे ज्यादा रोना आता है मुझे, मगर खैर अब मुझे कोई परवाह नहीं। मैं रोज रोज तेरे लिए अपनी जान हल्का नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, तुझे आना हो तो आ जाना। इसे घूर कर कहते हुए मोमल ने क्लास रूम की सिमत कदम बढ़ा दिए। रानी तसबदब के आलम में वहीं खड़ी रह गई। ओए यूसुफ, तेरे भैंसों ने आजकल कुछ ज्यादा ही पतला दूध देना शुरू कर दिया। बालाई तो छोड़, चाय भी ऐसी काली सिया के पीने से पहले ही दिल ऊब जाए। वो दोपहर के बाद हस्बे मामूल अपनी दूध दही दुकान पर बैठा था। ग्राहकों की भीड़ थी। इनके यहाँ का दूध खालिश दूध होने के बाइस आगे के 3-4 मोहल्ले में मशहूर था, मगर अब पहली बार मोहल्ले के चच्चा ने शिकायत की थी। वो चौंक गया। कोई नहीं चच्चा, भैंस बेचारी भला क्यों पतला दूध देने लगी? आप बताओ कौन लेकर जाता है दूध? मेरा पोता, चचा जी ने जवाब दिया। लो, तो फिर इससे कान पकड़कर पूछना जरूर कि वो दूध यहीं से लेकर जाता है या फिर कहीं और से। अगर कोई दुकानदार हमारी सप्लाई किए हुए दूध में अपनी मर्जी का पानी मिलाने लगे तो इसमें भैंस तो नहीं ना कसूरवार हुई। ओ हमीदा, चाचा के लिए आधा किलो दूध अलग से डाल दे। पहली बार खुद आए हैं, इन्हें पता चलना चाहिए हमारी दूध की क्वालिटी। वो अपने मुआवन मुलाजिम से मुखातिब हुआ। चाचा जी खुश हो गए और सिर्फ वही क्या,
यूसुफ अपनी किसी भी ग्राहक को नाखुश नहीं जाने देता था और यही राज था इसकी रोज अफजा तरक्की का भी और इसकी हर दिल अजीजी का भी। यूसुफ भाई 1 किलो दही मगर खूब बालाई वाला। ढेर सारी भारी मर्दाना आवाजों में ये बचकाना सी आवाज सुनते ही इसने बेख्तियार सर उठाया और इसके चेहरे पर बेख्तियार एक रोशन मुस्कुराहट बिखर गई थी। बज़ाहिर कोई रिश्ता ना होने के बावजूद सामने खड़ा ये 10-11 साल का लड़का इसे इतना प्यारा था कि हर रोज एक मखसूस वक्त तक वो लाशऊरी तौर पर इसकी आमद का मुंतजिर रहता था। ऐसा क्यों था? इसकी वजह बड़ी सादा सी थी कि जिस हस्ती ने किसी कब्जे के तो ग्रुप की तरह इसके दिलो दिमाग पर बिना पूछे बिना बताए धड़ल्ले से कब्जा जमाया था। अकमल उर्फ अक्कू इसी का छोटा लाडला और दुलारा सा भाई था और इसीलिए यूसुफ को भी वो अपने भैंसों से कम प्यारा नहीं था। इससे पहले कि वो खुद उठकर इसकी बात सुनता, दुकान से मुल्क बारे से मुश्ताक उजरत भरे अंदाज में अंदर आया था। भाई जी जल्दी चलो। क्या हुआ? इसने हैरानी से इसकी उड़ी रंगत सूरत देखी। वो भैंस बिल्कुल ही बैठ गई है भाई, बिल्कुल नहीं उठ रही। मैंने परवेज के साथ मिलकर कोशिश भी की मगर कहीं वो मर न जाए, मुश्ताक ने परेशानी से कहते हुए इसका दिल हौला दिया। लब भेजते हुए वो इसे धकेलता तेजी से बाड़े की सिमत आया। मुश्ताक इसके पीछे था। ये भैंस कई दिनों से बीमार थी, इसे दूसरी भैंसों से अलग बांधा गया था। कई बार डॉक्टर देख कर भी गया मगर यूं लग रहा था जैसे इसका वक्त पूरा हो चुका हो। इसके करीब बैठते हुए यूसुफ ने बड़े प्यार से इस पर हाथ फेरा। इसने एक लम्हे को इस तरह यूं देखा जैसे इसका लफ्ज पहचान लिया हो। हालांकि पहले भी जब भी यूसुफ इसे सहलाता था वो भी अपनी उनसीयत का इजहार जरूर करती थी मगर अब बहस हरकत बैठी थी। शायद इसकी हालत वाकई बहुत खराब थी। यूसुफ के दिल को कुछ होने लगा। उठ मेरी सोनी, इसे सहलाते हुए इसने गोया मिन्नत सी की थी। इसका बस नहीं चल रहा था किस तरह इसकी तकलीफ खत्म करके इसे अपने पैरों पर खड़ा कर दे। भाई जी ये मर रही है, मुश्ताक बौखला कर बोला। इसका सर लुढ़क गया था, आंखें बंद होने लगी थी। इसने जेब से सेल फोन निकालकर अब्बा को कॉल मिलाई। वो पूरी बात सुनते ही परेशान हो गए। मैं फौरन कसाई को लेकर आता हूँ। इतनी बड़ी भैंस के यूं मर जाने का नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए थोड़ी देर वो कसाई के हमरा आ पहुंचे मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एक जानिब खड़ा होंठ काटते हुए खुद पर जब्त करने की कोशिश में था। कसाई ने करीब बैठकर इसका मुआयना किया और फिर मायूसी से सर हिला दिया। लो पड़ गया 2 लाख का डस। अब्बा जी ने हाथ फैलाए। यूसुफ ने एक नजर इन्हें देखा और फिर तेजी से वहां से निकल आया क्योंकि अगर थोड़ी देर और वहां खड़ा रहता तो मजाक बनकर रह जाता कि यूसुफ मुराद एक भैंस के मरने पर औरतों की तरह रो रहा है। मोमल मोमल कहाँ है तू? बाहर आ जरा। रानी की आवाज आई थी। वो जो बड़ी मोहियत से ड्रामा देखने में मगन थी चौंक गई। आवाज धीमी करके इसने दुपट्टा उठाया और कमरे से बाहर निकल आई। क्या हुआ? इनके घरों की दीवारें मिली हुई थी और रानी इसी दीवार से सर टिकाए इसे पुकार रही थी। क्या कर रही थी? रानी ने इसकी मसरूफियत जाननी चाहिए। ड्रामा देख रही थी। तुम बताओ इस भरी दोपहर में चैन नहीं है तुम्हें? आसपास नजर दौड़ाते हुए इसे एक जानिब पड़ा पानी का कैन नजर आया तो इसे उठाकर दीवार के करीब रखा और उछलकर इस पर चढ़ गई। इसका कद बूटा सा था लेकिन इसने कैन पर चढ़ने के बावजूद वो पंजों के बल खड़ी हो गई थी और हाथ दीवार की डगर पर जमा लिए थे। मैं तुझे बताने आई थी कि तेरी नजर लग गई है मेरे भाई की भैंसों को। खुश हो जा अब। इसने बताया। क्या कह रही है? मोमल हैरान हो गई। कल एक भैंस मर गई हमारी। रानी के लहजे में तासुब डर आया। हाय अल्लाह नहीं। इसने सीने पर हाथ रख लिया। कैसे मर गई? क्या हुआ था? कई दिनों से बीमार थी, बस कल वक्त पूरा हो गया इसका। अब्बा जी भागम भाई कसाई को लेकर भी गए मगर तब तक इसका काम तमाम हो चुका था। अच्छा ही है तब तक मर चुकी थी। इसने बेसाख्ता कहा तो रानी इसे घूरने लगी। बीमार भैंस का गोश्त बंदे को भी बीमार कर सकता है, ये इसकी मंतक थी। रानी को गुस्सा आ गया। चल नहीं ज्यादा डॉक्टर ना बन। पिछले दिनों जो तुम लोगों ने अपने कुकर पर छुरी फेरी थी वो कहाँ का पहलवान था? मैंने इसकी एक बोटी भी नहीं खाई थी, कसम खाती हूँ। खैर बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे भैंस का सुनकर। इसने लगे हाथ ताजियत भी कर ली। तुझे अफसोस हुआ है? और देख भाई ने कल रात से खाना नहीं खाया। मैं हैरान होती हूँ कि बंदा जानवरों से भी इतना दिल लगा सकता है। हाँ तुम्हारा भाई सिर्फ जानवर से ही दिल लगा सकता है। वो सिर्फ ये सोच कर रह गई। मोमल कहाँ हो? इसी पर भाभी की आवाज आई थी और अगले ही लम्हे वो खुद भी अपने कमरे से निकल आई। रानी पर नजर पड़ते ही चौंक गई।
ओह तो ये तुम हो, पूरा दिन कॉलेज में साथ रहकर जी नहीं भरता, जो घर आकर भी दीवारों पर चढ़कर सर जोड़कर खड़ी हो जाती हो। मैं आज कॉलेज नहीं गई। रानी के फूले फूले गाल मजीद फूल गए। इनकी भैंस मर गई है। मोमल ने गर्दन मोड़कर इन्हें इतला दी थी। अच्छा, जब भी मैं कहूँ इनकी तरफ ऐसी खामोशी क्यों है, तो ये भैंस का शोक मनाया जा रहा है। उन्होंने सर हिलाया। चल कह देना माँ से मैं शाम को चक्कर लगाऊंगी। अफसोस करने कोई जरूरत नहीं है, भैंस ही मरी है, कोई हमारा चाचा नहीं मरा। कौसर भाभी के अंदाज मोमल के साथ साथ इसे भी सुलगा कर रख देते थे। वैसे अब तो कई दिन तक तुम्हारे घर से आने वाले गोश्त से मोहतात रहना पड़ेगा, भाभी ने इतनी संजीदगी से कहा कि रानी के नथने फड़क उठे। क्या मतलब है आपका, हम मुर्दार गोश्त खाते हैं? कमीनी, क्या जरूरत थी इसे बताने की? अब तो लगे रही, अब ठट्टे लगा रही है, गुस्से से कहते हुए इसने साथ ही एक चपत मोहम्मद के कंधे पर रसी की। आउच! वो जो मुश्किल पंजों के बल खड़ी अपने तवाज़ुन पर बरकरार रखे हुए थी, कंधा सहलाते हुए कराह कर रह गई। जाहिर है कोई सालिम भैंस मरी है, तुम्हारा अब्बा ये नुकसान बर्दाश्त थोड़ी करेगा। क्या पता आधी कीमत पर किसी कसाई को ही बेच दे। बेनियाजी से कहते हुए उन्होंने रानी के कहर को मजीद बढ़ा दिया। बेफिक्र रहे, अगर आपके अब्बे ने नहीं खरीदी तो फिर इसे चिल कौओं ने ही खाना है। रानी ने सुलग कर कहा था। इनके चेहरे की बेनियाजी नागवारी में बदल गई। चल उतर मोमल, गेंद दे मुझे। अपने कमरे में घड़ी के लिए कील ठोक दी है और अब नाराजगी इस तरह से जाहिर कर रही थी। बाद में ठोक लेना, क्योंकि इस दोपहर में सबको बेआरामी करनी होती है। अम्मा अभी सर दर्द की दवा लेकर सोई है, जाग जाएंगी। इसने कोई नोटिस नहीं लिया और इसका खामियाजा इसे यूं भुगतना पड़ा कि कौसर ने अगले ही लम्हे इसके पैरों के नीचे से गोया जमीन ही खींच ली। भाभी वापस लाओ, मैं गिर जाऊंगी। दीवार की कगर पर हाथ जमाए वो लटकी रह गई। तो गिर जाओ, मर नहीं जाओगी। 2 फुट का फासला भी नहीं है, बेनियाजी से कहते हुए वो कैन लेकर ये जा वो जा, अल्लाह करे मर जाए कमबख्त। चलती हुई हथेलियां तकलीफ देने लगी थी। वो हाथ छोड़ गई। पैर बहुत जोर से जमीन पर लगे थे। वो एक लम्हे को बैठी रह गई। उठ सकती हो या सहारा देने आ जाऊं? रानी ने झांक कर पूछा। उठ सकती हूँ। हाय! वो पैर टटोल कर देखने लगी। तूने देखी इस चुड़ैल की हरकत? इसके लिए चुड़ैल नाम बहुत छोटा है, कोई दूसरा नाम सोच। रानी पहले ही जली बुनी बैठी थी। जी तो चाहता है इसकी भाभी बनूं और फिर इसके साथ वो करूं कि इसके साथ कुछ से भी याद रखें। मोमल का गुस्सा बुरा हाल था। तो बन क्यों नहीं जाती? रानी को इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आई, क्योंकि इसके सारे भाई भी इसी की तरह हैं, एक नंबर के जलील, निकम्मे और वेले। मोमल ने दांत पीसे। चल फिर तो मेरा चांस बन गया। इसने हाथ झाड़े। मोमल इसे घूरने लगी। अच्छा बता, कल रात तूने क्या बनाया था? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो इसकी घूरियां नजरअंदाज करके तजस्सुस से पूछने लगी। कढ़ाई बनी थी। वो उठ खड़ी हुई। हाय, तो भेज नहीं सकती थी? रानी को क्लग हुआ। मैंने खुद नहीं खाई, मुझे पकोड़ों के बगैर अच्छी नहीं लगती। भाभी से पकोड़े बनाने का कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैंने सोचा अगर मैं भी बना लूं तो मुझसे पहले ये डकारेंगे, इसीलिए जिद में आकर मैंने भी नहीं बनाई। मोमल ने पूरी तफसील बताई। फिटे मुंह तेरा, वो बदमजा हो गई। वैसे अभी भी फ्रिज में काफी सारी पड़ी है कड़ी, इतना ज्यादा कौन खाता है? कल रात तो आपको रूबी डुबो कर खाने की बजाय लस्सी की तरह चढ़ा गया, फिर भी काफी सारी बच गई। तू कहे तो दे दो। मोमल ने सवालिया नजरों से देखा। कोई जरूरत नहीं है, रात को तो भेजते हुए मौत आ रही थी, अब बासी कड़ी भेजेगी। वो मजीद बरहम हुई थी इसके अंदाज पर। चल फिर मैं जाकर अपना अधूरा ड्रामा देख लूं। तेरे भैंस के सोग में मैं इसे भी भूल गई। इसे याद आया तो के अंदर तरफ की तरफ भागी। मजबूरन रानी को भी उतरना पड़ा। अम्मा, क्या अब्बा सचमुच गांव जाने वाले हैं? वो बरामदे में बिछी चारपाई पर कुछ देर पहले ही आकर दराज हुआ था। चेहरे पर रुमाल डालकर कुछ सस्ता कर बाहर निकलने की सोच रहा था कि किचन में मौजूद रानी की आवाज इसकी समातों तक पहुंची। वो चौंक गया। कुछ दिन पहले अम्मा ने सरसरी से जिक्र किया था, इसीलिए अब ना चाहते हुए भी इसका ध्यान इसी जानिब लग गया। मुझे क्या पता, अपने बाप से ही पूछ, दिमाग खराब करके रख दिया है। जाने क्या हुड़क जागी है गांव जाने की, जैसे सारी दुनिया की कुड़ियां मुक गई हैं, लेकिन इस पितनी की बेटी को मेरी बहू बना रहा है। मैं तो मरकर भी ये ना होने दूं। अम्मा का लहजा इंतहाई बनाया हुआ था और वो ये सुनते ही तड़प कर उठ बैठा। दिलो दिमाग झंझना से गए। आप पुप्पो की बात कर रही हैं? उतना सीमा क्या किसी फितने से कम है? पता है जब पिछले साल हम गांव गए थे तो इसने मेरे साथ क्या किया था?
रानी पुराने खाते खोलने लगी। वो एक झटके से उठकर इसकी चिमटाया। इसे देखकर वो चौंक सी गई थी। अम्मा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बेचैन सा लहजे में पूछते हुए इसकी स्याह आंखों में इस्तेराब की लहरें उठने लगी थी। अब्बा गांव क्यों जा रहे हैं? आपका रिश्ता पक्का करने? अम्मा के साथ करेले छीनती रानी की तरफ से झट से जवाब आया था, मुझसे पूछे बगैर। वो शाकी नजरों से माँ को देखने लगा। कौन सा इसने टिकट कटा लिया है? यूसुफ, तुझे लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? अम्मा इसकी परेशानी भाग गई। इनके जहन में ये बात आई कैसे? वो हैरानी से पूछ रहा था। असल में पहली बात तेरे फुप्पो ने शुरू की थी। अम्मा के लहजे में असहज बेजारी थी। खबर के लिए रानी का रिश्ता मांग कर तुम्हारे अब्बा ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। मैं जानती हूँ ये इसकी चाल है, अपने नाकारा बेटे के लिए मेरी फूल सी बच्ची मांग कर अपनी बेटी हमारे मत्थे मारने की। मगर मैं भी देखती हूँ तुम्हारे अब्बा मेरे होते ये रिश्ते कैसे जोड़ते हैं। ना तो मुझे अपनी बेटी वहां भेजनी है और ना अपने हीरे बेटे को इस चुड़ैल के शिकंजे में देना है। इस बार मुझसे बात करे तो साफ कह दूंगी इससे। अम्मा का लहजा फैसला कुन था। रानी चुप सी हो गई क्योंकि इससे पहले अम्मा ने इस बात का इंकशाफ नहीं किया था। जबकि यूसुफ ने इत्मीनान का सांस लिया। वो जानता था अपनी करनी पर आ जाए तो अब्बा अक्सर हार मान लिया करते थे। वो मुतमईन होकर बाहर निकला ही था कि एकदम ठटक कर रुक गया। वो सहन पार करके इसी तरफ आ रही थी। हाथ में प्लेट थी, दूसरे हाथ से सर का दुपट्टा वापस अपनी जगह पर जमाते हुए इसके कदम इसे देखकर सुस्त पड़ गए। यूसुफ बिना किसी झिझक और खौफ के निहायत पुरएतमाद और पुरइस्तेहकाक नजरों से इसे देख रहा था, जिसकी रंगत में गंदम के खोजों से सुनहरापन से सियाह आंखों में सितारे दमकते, घनेरी पलकों में रात बसती थी और जुल्फों में घंघोर घटाएं मुकीत थी, जिसकी सतवा नाक में पड़ी चमकती लोंग की चमक में यूसुफ का दिल ऐसे खोया था कि वो अभी तक ढूंढता फिर रहा था। इसकी वारफ्ता निगाहों ने भी इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभारा। धीमे लहजे में सलाम करती वो नजरें झुकाए इसके पास से गुजर गई थी और यूसुफ हमेशा की तरह दिल थाम कर रह गया था। मोमल, क्या लाई है? पीछे से रानी की पुरजोश आवाज सुनाई दी। कड़ी? तेरे दिल से अभी तक कड़ी नहीं निकली? जब मैं दे रही थी तो क्यों किए इतने नखरे? ये हलवा किस खुशी में? अब रानी ने शायद प्लेट देख ली थी। भाभी 3 दिन के लिए मैके गई हैं, इसी खुशी में बनाया था, सोचा तुझे भी इस खुशी में शरीक कर लूं। वो धीरे से हंसी। तुम जितना चाहे अनजान बन लो, तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे ही बनना है। हल्की सी मुस्कुराहट ने यूसुफ के लबों को छुआ था। दिल ही दिल में से मुखातिब करते हुए बाहर निकल आया था, तौबा है मेरी, खाला के बच्चे हैं या जूज और माजूज की कौम? पूरा घर पलट कर रख दिया है। मुझे तो सोच सोच कर घबराहट हो रही है, मैं इसे समेटूंगी कैसे? कितनी बार कहा अम्मा से भाभी को मत जाने दो, खाला के आने के दिन है, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। मगर नहीं, वो इस शदीद गर्मी में चूल्हे के सामने खड़ी एक के बाद एक रोटी तवे से उतार रही थी। तपिश ने इसकी रंगत में अंगारे दहका दिए थे। कुछ गुस्सा और झंझलाहट थी। इसी झंझलाहट में इसने एक चपाती को जोर से तवे पर डाला और वो बजाय फैलने के सिकुड़कर अजीब सा नक्शा पेश करने लगी। आ गई ना भाभी की कदर, जिसके जाने पर हलवे बांट रही थी। अक्कू को इसने अपने साथ पेड़े बनाने पर लगा दिया था। इसकी झंझलाहट पर वो बोले बिना ना रह सका। कदर और इनकी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसे गुस्सा आ गया और तभी इसकी नजर सामने पड़ी खाला का सबसे छोटा सा पूत, जो जिसामत में इतना छोटा भी ना था। मुर्गियों का डरबा खोले दो नन्हे मुन्ने चूजों को अपनी मुट्ठियों में जकड़े हुए था और वो बेचारे चू तक नहीं कर पा रहे थे। अल्लाह को, जहाँ ये मोटू तो मार ही डालेगा मेरे चूजों को। वो हौल कर अक्कू को झंझोड़ती गई। वो पेड़े छोड़कर इसकी तरफ भागा। इधर वो इसके हाथ से यूं छीनने की कोशिश कर रहा था जैसे वो जीते जागते जानवर ना हो, खिलौने हो। अक्कू, आराम से, कहीं इनका दम ही ना निकल जाए। वो चीख उठी, हाय कहाँ फंस गई मैं तो। नजर तवे पर पड़ी, जलती रोटी पर गई तो वो रुहासी हो गई। आज सुबह खाला अपने 6 अदद शैतान के चेलो नुमा बच्चों के साथ मुंह अंधेरे ही आवारिद हुई। नाश्ता किया और जैसे ही चाय की प्याली रखी वैसे ही बुर्का दोबारा से सर पर जमाया और अम्मा का हाथ पकड़कर निकल गई, इस दम वाली बाजी का पता करने, जिसके एक तावीज से ही शोर कदमों में और सास कब्र में महू इस्तराहत हो जाया करती थी। और पीछे इनके बच्चों ने मोमल को पागल करके रख दिया था।
एक को इसने छत पर पानी की टंकी से उतारा तो दूसरे को भाभी के कमरे में टेबल पर चढ़कर शोकेस के शोपीस से छेड़छाड़ करते पकड़ा और इसी गुस्से में जब वो इसे एक हाथ जमा कर नीचे उतार रही थी, मट्टी की बनी वो खूबसूरत सी चिड़िया जमीन बोस होकर कई टुकड़ों में तकसीम हो गई थी। बेटी, इसका जर्नल खोले मार्कर से इस पर जो नक्शो निगार बना रही थी। मोमल ने देखा तो दिल पकड़ कर रह गई। मंझला वाला कहीं से छोटी सी थैली में तैरने वाली मछलियां खरीद कर लाया और एक तरफ क्यारी के पास रखे मटके में डालकर इनकी तैराकी का नजारा देखने लगा। एक तो आजकल वैसे ही इनके इलाके में पानी की किल्लत थी और इस आफत की इस हरकत के बायस इसे मटके का सारा पानी जाया करना पड़ा था और अब जब वो नाक तक भर चुकी थी तब इसे रानी को बुलाने का ख्याल आया। रोटियां कपड़े में लपेट कर वो बाहर आई और इस लंगड़े से स्टूल को खींचकर दीवार के बराबर लगा दिया। वो मुसलसल लड़खड़ा रहा था मगर कैन पानी से भरी थी इसलिए से ये रिस्क लेना पड़ा। वो डरते डरते इस पर खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ देखा तो मुकम्मल खामोशी। इसे कुछ हैरानी हुई। रानी, रानी बाहर आ, जल्दी से बाहर आ। मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। दीवार पर हाथ जमाए इसने बमुश्किल खुद को संभाल रखा था और चंद लम्हे ही गुजरे थे जब कोने वाले कमरे से वो बाहर निकल आया। शलवार पर सफेद बनियान में मलबूस बालों को तौलिए से रगड़ते हुए मोमल ने बेख्तियार खुद को कोसा था। रानी घर पर नहीं है। मुस्कुराती पुरशौक नजरों से इसे देखते हुए वो बरामदे के सतून के पास आया इसे मजीद करीब से देखने के लिए। तो तुम क्यों घर पर हो? वो कलस कर यही कहना चाहती थी। ठीक है। इसे देखने से एतराज करते हुए इसने उतरने का इरादा किया। क्या कहना था? वो भाग गया इसीलिए जल्दी से पूछा था। यूं ही बुला रही थी। नजर चुराते हुए इसने जमीन की तरफ देखा और फिर बैठकर जैसे ही एक पैर नीचे उतारा दूसरा उतारते ही स्टूल भी इसके साथ ही नीचे गिरा था। इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। वो बेचैन हुआ कर दीवार के करीब चला आया। मोमल, तुम ठीक हो? एक तरफ खाला के बच्चे कोर्स में इसका मजाक उड़ा रहे थे, दूसरी तरफ इसकी बेकरार आवाज इसकी समातों से टकराकर इसे मजीद चिढ़ा गई। बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जलकर कहते हुए इसने एक झटके से उठने की कोशिश की और कराह कर रह गई। इस बार वाकई पैर में बहुत जोर से लगी थी। अक्कू, हाथ दे मुझे। अक्कू से सहारे के लिए हाथ मांगते हुए इसे पता भी नहीं था कि दूसरी तरफ वो यूसुफ को कैसी हसरत में मुब्तला कर गई थी। तो कैसी थी वो बाजी? थोड़ी देर बाद ही वो लोग गर्मी से बेहाल, पसीने में तरबतर चेहरों और हाँफती सांसों के साथ वापस आए थे। खाला तो पंखे के एन नीचे चटाई पर ही तकिया लेकर दराज हो गई थी। अम्मा ने बुर्के को गोल मोल करके पगड़ी सा बनाकर सर पर जमा लिया था और मोमल के जैसे ये पूछने की देर थी, अम्मा सुनते ही तड़क गई। एक नंबर की फ्रॉडन, मैं पहले से ही जानती थी। क्यों पड़ती हैं आप इन चक्करों में? इसे गुस्सा आ गया। तकिए से टेक लगाए वो दर्द करते पैर के पास भी एक कुशन रखे हुए थी। मैं तो अपने 200 रुपयों को रो रही हूँ जो मैंने इसके खबीस शक्ल वाली इस खुराट सेक्रेटरी के पास जमा करवाए थे। बड़ी मुल्लानी बनी बेटी थी, सर पर दुपट्टा लपेटे, हाथ में तस्वीर लिए। मैंने भी ऐसा भांडा बोड़ा कि आइंदा कोई औरत झांक कर नहीं देखेगी इसके आस्थाने में। अम्मा का चेहरा जलाल से सुर्ख हो रहा था। मोमन हैरान हो गई। क्या अम्मा झगड़ा करके तो नहीं आ रही? और नहीं तो क्या, मैंने तो कहा भी था आपा से हर एक के साथ इसका अपना ईमान, मगर ये जब तक तमाशा न लगा ले इसे चैन कहाँ आता है। खाला पहले ही जली बैठी थी, नाराजी से कहती, उठ बैठी, ऐसे कैसे छोड़ देती? मेरे 200 रुपए क्या हराम के थे? मैंने तो इसके हलक में डालकर भी निकलवा लेने थे और कुछ नहीं तो 2-3 किलो तरबूज तो आ ही जाना था। बड़ी आई लोगों को बेवकूफ बनाने वाली। मैंने भी ऐसा मजा चुकाया है कि जिंदगी भर याद रखेगी। पर क्या किया ये तो बताएं। वो झल्ला गई। मैंने पहले ही सोच लिया था मुझे क्या करना है। इसलिए जब इसकी चेली ने हमें अंदर जाने के लिए कहा तो मैंने अपने दाएं हाथ से सोने की चूड़ी उतार कर बटुए में रख ली। अम्मा कहते हुए रुकी। फिर बात इसकी समझ में नहीं आई। इस शैतान की खाला ने मुझसे मसला पूछा। मैंने कहा सोने की एक चूड़ी गुम हो गई है। काफी भारी थी। घर में बेटी और बहू है, बहू से झगड़े तो चलते रहते हैं मगर ये यकीन नहीं है कि वो चोरी भी करेगी। समझ में नहीं आता किस पर शक करूं और किस पर ना करूं। आपका बड़ा नाम सुना है, बड़ी करामात वाली है। चोरी करने वाला जाए भाड़ में, बस मुझे मेरी चूड़ी वापस मिल जाए। हाँ अम्मा, तो आपने तो बड़ी होशियारी दिखाई। वो ये सोच सुनते ही पुरसताइश नजरों से इन्हें देखने लगी। अब इसकी बात तो सुन ले। कहने लगी, चूड़ी को तो आप भूल ही जाओ, वो अब आपके हाथ आने से रही। हाँ, चोरी करने वाला आपके घर में ही मौजूद है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या ये चोरी मेरी बेटी ने की है?
तो कहने लगी नहीं नहीं, चोरी करने वाला कोई और नहीं, आपकी बहू ही है। कुछ दिन पहले आपका इससे झगड़ा हुआ था, इसने इसी का बदला लेने के लिए आपकी चोरी चोरी कर डाली। लो दसो, ये तो लोगों के घर खराब करने को बैठी हुई थी फसादन। इसी वक्त बटुए से चूड़ी निकाल कर इसे दिखाई। वहां बैठी एक औरत को सारा किस्सा सुनाया और इसकी तो वो बेइज्जती की कि आइंदा ऐसा आस्थाना खोलने से पहले 100 बार सोचेगी। अम्मा की बात मुकम्मल हुई तो उन्होंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए सारा गुस्सा भी बाहर निकाल दिया। तो खाला, आपको इस दम वाली बाजी का पता दिया किसने था? इसने शरारत समेत लहजे में खाला से पूछा था। फिरोजा ने उन्होंने मेरे लहजे में अपनी नंद का नाम लिया। तो क्या इनका काम हो गया? अभी तक तो नहीं, उन्होंने बेजारी से हाथ हिलाया। ये इन जैसी और आप जैसी खवातीन ही हैं जिन्होंने ऐसा डब्बा पीर और इन जाली पीरनियों के कारोबार चमकाए हुए हैं। आजकल ये सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गया है। मैं तो कहती हूँ खाला, अगर आप भी दुपट्टा लपेट कर सब पर्दे लगाकर आस्थाना सजा कर बैठ जाएं तो अच्छा खासा कमा लेंगी। वो मुस्कुराहट दबाए कह रही थी, ना दे ऐसे उल्टे मशवरे। अगर कोई मेरी जैसी मिल गई उल्टी मत वाली तो उठने बैठने से भी जाएंगी। मैं तो फिर भी हल्का छोड़ कर आ रही हूँ। अम्मा सुनते ही टोक गई। हाय अपा, ऐसे डरावे तो ना दो। मैं कौन सा आस्थाना खोल कर ही बैठ गई। खाला ने शायद तस्वीर की आंख से वो मंजर देख लिया था, इसीलिए दहल सी गई। चल उठ मोमल, खाना ले आ, बड़े जोरों की भूख लग रही है। इस मनहूस माली ने तो सारा खाया पिया हजम करवा दिया। अम्मा इससे मुखातिब थी। इसने पैर की जानिब इशारा कर दिया। देख नहीं रही मेरे पैर में दर्द है? क्यों, क्या हुआ पैर को? कितनी बार कहा है बांदरों की तरह छलांगे मार मार कर दीवारें ना पाकर। ना तो मैं क्या मेरी मां लगती है जो थकी हारी आकर बजाय अपनी फिक्र करने के मैं तेरे मुंह में निवाले ठूसूं। अम्मा को ये सुनते ही शदीद किस्म का गुस्सा आ गया। ठीक है, आप कहती है तो उठ जाती हूँ, मगर शाम तक डॉक्टर की फीस तैयार रखिएगा। वो कुशन एक तरफ हटाकर उठने लगी। बैठी रहे, मुझ पर एहसान ना धर, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं खुद ही लेके आऊंगी। वो चिढ़कर इसे मना कर गई। इसने मुस्कुराते हुए फिर से टेक लगा ली, क्योंकि वो जानती थी कि अम्मा अब इससे बिस्तर से नहीं उतारने देंगी। अब्बा जी की ज़ईफ़ुल एतकादी ज़रबुल मिसल थी, इसीलिए एक भैंस क्या मरी, उन्होंने तो सुबह शाम लुबान की धुनिया दे दे कर इंसान इन बेज़बान जानवरों तक को परेशान कर डाला। इस वक्त भी मुआयने के लिए आया, बल्कि लाया गया जानवरों का डॉक्टर मुंह पर रुमाल रखे किसी बेचैन घोड़े की तरह बेधक उठने को बेताब नजर आ रहा था, जबकि यूसुफ एक जाने परेशान सा खड़ा अब्बा जी की बातों को हजम करने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ दवा दारू से काम नहीं चलता, दम दुरूद भी करना पड़ता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये हमारे बदख्वाहों की बुरी नजर है। लोग तो चाहते ही यही हैं कि एक के बाद एक मैं अपने सारे मवेशियों से हाथ धो बैठूं। भला बताओ, भली चंगी भैंस चंद दिनों में बीमार होकर ऐसे झटपट क्यों मर गई? पीर साहब तो कह रहे थे जादू टोने का मामला भी हो सकता है। टोपी उतार कर सर पर हाथ फेरते हुए इनका लहजा पुरसोच था। ओहो अब्बा जी, आप ना आया करें अपने इन पीर साहब की बातों में। वो भैंस कई दिनों से बीमार थी, ये आप भी जानते हैं। यूसुफ चिढ़ गया। आप छोड़े ये बातें और डॉक्टर साहब को फारिग करें, इन्हें और भी कहीं जाना है। इसने इनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई। डॉक्टर मुतशक्किराना नजरों से इसे देखने लगा था। बाकी सब ही जानवर ठीक ठाक हैं, किसी एक में भी कोई बीमारी की कोई जरासीम नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई शक होने लगे तो इस जानवर को फौरन ही बाकी जानवर से अलग कर दीजिएगा। डॉक्टर ने एक बार फिर ताकीद करना जरूरी समझी। जिसे अलग रखा था वो कौन सी बच गई? अब्बा जी तंजन बोले, देखें इसका वक्त पूरा हो चुका था। अब डॉक्टर को खतरे गुस्सा आ गया। देख भाई डॉक्टर, ऐसा है कि मैं तो अगले हफ्ते जा रहा हूँ अपने पिंड। कुछ पता नहीं कि कितने दिन लग जाएं। आप हफ्ते में एक बार तो जरूर ही चक्कर लगा लिया करें। ऐसा ना हो मैं वापस आऊं तो यहाँ मुझे अपने डंगरों की जगह इनकी खाले और खुर ही नजर मिले। मेरा ये बेटा आपको इधर ही मिलेगा। थोड़ा भोला है मगर काम संभाल लेता है। अब्बा जी ने यूसुफ के शानों पर हाथ रखते हुए इसे मुखातिब किया था। इन्हें एहसास नहीं था कि यूसुफ के अंदर कैसा जवार बाटा उठने लगा था। डॉक्टर ने सर हिलाकर उजरत बने अंदाज में हाथ मिलाकर रुखसत ली। इसके जाते ही वो मुश्ताक को आवाजें देने लगे। मुश्ताक, ओ मुश्ताक, इधर आ। क्या कहता है अब्बा जी? यूसुफ उलझ कर इन्हें देखने लगा। मुश्ताक दौड़ते हुए आया था। ये ले। उन्होंने जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर तावीज निकाले थे। यूसुफ की आंखें हैरत से फैल गई। इन्हें ले जाकर एक एक भैंस के गले में बांध दे, ये पीर साहब की खासी
जलाली ताबीज हैं। उन्होंने कहा है इनके होते इन्हें किसी की बद नजर नहीं छू सकती। ले जा। इन सारी ताबीजों को मुश्ताक के हाथ में देते हुए उन्होंने हिदायत की। मुश्ताक को इन्हें संभालने के लिए दूसरा हाथ भी इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि नाटे से मुश्ताक के हाथ भी काफी छोटे छोटे से थे। अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप? अब क्या जानवरों के गले में भी ताबीज बांधेंगे? वो शदीद झंझलाहट का शिकार हुआ। तू ज्यादा मेरा दादा ना बन, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पीर साहब की बात कभी झूठी नहीं होती। याद नहीं जब तेरी माँ बीमार हुई थी तब पीर साहब के काटे गए चिल्ले की वजह से ही इसके असरात दूर हुए थे, वरना इन डॉक्टर दवाइयों से इसने कहाँ ठीक होना था। इसे डपटते हुए इनकी नजर हनूज अपनी जगह पर खड़े मुश्ताक पर पड़ी थी। इन्हें गुस्सा आ गया। तू अभी तक यही खड़ा है? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जाता हूँ चाचा जी। वो घबरा कर पलट कर गया था। चल मैं भी निकलूं, तू घर आए तो तुझसे बात करूंगा। ऐसा कर आज दुकान हमीद को ही सौंप दे। उन्होंने जाते हुए बड़ा सरसरी सा अंदाज अपनाया था। यूसुफ के दिल में खतरे की घंटियां बज उठी थी। इनके जाते ही वो अंदरूनी सिमत आया था। मुश्ताक, तूने सारे तावीज बांध दिए? वो एक बैठी हुई भैंस के पास झुका था जब यूसुफ ने सवाल किया। वो चौंक गया। अभी नहीं भाई जी, तो बांधने की जरूरत भी नहीं है। चल वो सारे तावीज मुझे ला दे। कमर पर दोनों हाथ रखे वो संजीदगी से बोला। लेकिन भाई, चाचा जी डांटेंगे। मुश्ताक हिचकिचा रहा था। इनसे मैं बात कर लूंगा, ये अच्छा तमाशा है, सब देखेंगे तो कितने हंसी उड़ाएंगे हमारी। वो इस फिक्र में उलझकर अपनी वो परेशानी भूलने की कोशिश कर रहा था जो इसकी धड़कनें मध्यम करने लगी थी। चार ना चार मुश्ताक ने सारे तावीज लाकर इसके हाथ पर रख दिए। इसने यूं ही एक ताबीज खोल कर देखा था। आड़ी तिरछी लाइनों से खाने बनाए गए थे और इन खानों को जिन जन्नाती अल्फाज से पुर किया गया था वो इसके सर पर से गुजर गए। लेकिन एक लफ्ज ही वाज़ेह था और वो था भैंस। इससे एक पल को हंसी आ गई। वो अच्छी तरह जानता था ये पीर साहब भी बहुत बड़े ड्रामा थे, मगर अब अब्बा जी से इनके खिलाफ कुछ कहना गोया इनकी अकीदत, इनकी मुरीदी को गाली देने के मुतरादिफ था। एक एक करके इसने वो सारी ताबीज जाया कर दिए थे और वहां से निकल आया था। हाय अम्मा, मैं आपको क्या बताऊं, जब से वसीम की पुलिस में भर्ती होने की खबर मिली है लोगों के सीनों पर तो जैसे सांप ही लौट गए हैं। मेरी वहीदन ताई, अरे वाह, वही जो इस दिन अपने निकम्मे आवारा बेटे के लिए मोमल का हाथ मांगने आई थी। इसे तो ये सुनते ही फतवा साबित कर दिया था कि हमारे घर का खाना पीना हराम है। तो बताओ, मेरा भाई इनके बेटों की तरह चोरियां डकैतियां का माल तो घर नहीं लाता जो हमारे घर का खाना पीना हराम होने लगा। अपने बेटे के करतूतों पर तो नजर है ही नहीं। किसी दिन पुलिस गद्दी से पकड़ कर ले गई तो सिफारिश के लिए आकर हमारा ही दर खटखटाएगी। मैंने तो साफ साफ कह दिया है वसीम से, पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना। कोई जरूरत नहीं है इन गुंडे मवालियों को अपने रिश्तेदार जाहिर करने की। कौसर भाभी जब से मैके से वापस आई हैं अपने भाई की तारीफ में इनकी जबान नहीं रुक रही है और हर दूसरे जुमले में रिश्तेदारों के जलने भुलने की मुसद्दिक का इतला के साथ अम्मा को शक होने लगा था कहीं वो ये सब इन्हें तो नहीं सुना रही। ये भाभी क्या कह रही हैं? रानी थोड़ी देर पहले ही आई थी। इसके साथ सहन में बिछी चारपाई पर बैठे हुए इसने भाभी की बातें सुनकर दरियाफ्त किया। कहना क्या है, इनके चार निकम्मे भाइयों में से एक निकम्मा काम पर लग गया है। मुझे पक्का यकीन है इनके मोहल्ले की लड़कियों ने सुख का सांस लिया होगा और बच्चों में रेवड़ियां तो जरूर ही बांटी होंगी। मोमल ने लापरवाही से कहते हुए कही हुई मसाला लगी केरियों की प्लेट इसकी जानिब बढ़ाई। पुलिस में भर्ती हुआ है। रानी ने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखते हुए आंखें बंद कर ली। ना पूछो, इस कांस्टेबल भर्ती हुआ है, मगर भाभी की बातें सुनोगी तो लगेगा जैसे कमिश्नर की सीट सीधी इनके भाई को ही मिली है। शहर के चोर लुटेरे मुंह छुपाते फिर रहे हों और मुजरिमों ने जुर्म से तौबा कर ली हो। पुलिस के महकमे को इससे और कोई फायदा हो ना हो, मुजरिमों से जुर्म उगलवाने के लिए इन्हें सिर्फ वसीम की शक्ल ही दिखा देनी काफी होगी। सच कहती हूँ रानी, भाभी तो शहजादी हैं शहजादी। इनके भाइयों को देखो तो तुम्हें किसी देव पर भी प्यार आ जाए। अपनी ही धुन में कहते हुए भाभी को बाहर निकलते देखा तो आवाज धीमी हो गई। छोड़ ना, तू बता ये खावर देखने में कैसा है? बात बदलते हुए इसने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। रानी आज सुबह से खावर के बारे में काफी कुछ बता चुकी थी। बिल्कुल भाई जैसा। रानी के चेहरे का रंग बदल गया कहते हुए। छोड़ भी रानी, कजन्स भाई भाई नहीं होते। मोमल बेजार हो गई। रानी एक पल को उलझी थी, फिर इसे एक धप रसीद की। मरजानी, मैं कह रही हूँ यूसुफ भाई जैसा सोना। ओ, मोमल ने होंठ से कोड़े। चलो, इस दुनिया में तुझे कोई तो अपने भाई जैसा हैंडसम दिखा
तो इसका मतलब है रानी, अब तुझे नसीमा को भाभी बनाने में कोई इतराज नहीं? मोमल ने मायने खेज से सवाल किया। रानी फौरन तड़क गई। क्यों बकवास कर रही है? मैंने ऐसा कब कहा? यूसुफ भाई के लिए तो अगर मुझे पूरी दुनिया भी खंगालनी पड़े तो कंगाल लूंगी, मगर लड़की इनके पासे की ही होगी। और अम्मा ने तो ढूंढनी भी शुरू कर दी है। अगर अब्बा इस मकसद के लिए गांव जा रहे हैं तो इन्हें रोका जा सके। तुम लोग अपने भाई से सीधे सीधे पूछ ही क्यों नहीं लेते इसकी पसंद? टांगे चारपाई से लटका कर धीरे धीरे हिलाते हुए मोमल ने एक और टुकड़ा उठाकर कुतरना शुरू किया। ना कि मेरा भाई ऐसा थोड़ी है। रानी बुरा मान गई। हाँ, ये बहनों की पता नहीं कैसी आदत होती है, भाई चाहे पूरी दुनिया में इधर उधर आंख सेकते फिरे, इन्हें वो मासूम और बीबे ही नजर आते हैं। वो इसकी बात सुनकर इस्तेहजाइया हंसी हंस दी थी। चल तू ही बता, तूने कभी मेरे भाई को देखा है लड़कियों को देखकर शोखा बनते हुए? रानी संजीदा हो गई। मोमल ने ठहर कर इसकी तरफ देखा। नहीं, कुछ तवाकुफ करते हुए इसने सच्चाई से इतराफ किया। तो फिर? रानी ने इसे घूर कर देखा था। वो चुप सी हो गई। क्या कहती? मुझे ही देखकर इसकी आंखें क्यों बोलने लगती हैं? रानी, तूने सुना? इस हफ्ते को मेरी अम्मा ने वसीम की नौकरी की खुशी में तकरीब रखी है। मोमल के साथ तुझे जरूर आना है। किचन के दरवाजे में खड़ी भाभी का मूड बहुत बदला बदला नजर आ रहा था। रानी को हजम करने में दुश्वारी हुई। इसने एक ना समझने वाली नजर मोमल पर डाली। अच्छा, मोमल ने बताया नहीं? पहली बात तो ये कि मुझे जाना नहीं, और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं पता था कि भाभी तुझे भी दावत देने वाली है। मोमल ने लापरवाही से कहते हुए भाभी को अच्छा खासा सुलगा दिया। वो लब भेजते मुश्किल अपना गुस्सा जब्त कर पाई। क्यों? क्या मेरी बू थी अब इस जोगी भी नहीं कि कोई मुझे अपने घर ही बुला सके? रानी सदमे में आ गई। अरे तू, इससे पहले भाभी ने कब तुझे अपने मैके की किसी खुशी में बुलाया है? खुद हमें तकरीब वाले दिन तक इंतजार करना पड़ता था दावतनामा मिलने का। मोमल ने तहैया कर रखा था। भाभी मुस्कुराहट खूंखारी में बदलने का। हाँ, तो पहले कभी ऐसा मौका आया भी कब है? अब आया है तो बता रही हूँ। भाभी का जब्त ना छोटा, बल्कि एक मीठी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर वो मोमल से मुखातिब हुई। तो क्यों नहीं आएगी मोमल? क्योंकि मेरा पीर को मेरा इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, मुझे इसकी भी तैयारी करना होगी। आपके घर आकर तो बंदा ख्वार ही हो जाता है। समीना की शादी याद है मुझे? बेजारी से कहते हुए मोमल उड़ गई थी। भाभी का चेहरा लाल भभूका हो चला। रानी ने एक नजर देखा और फिर वो भी खामोशी से कसक आई थी कि शायद अब यहाँ घमसान का रन होने के रोशन इम्कानात थे। ये ले, कोच का टिकट है, संभाल कर रख, सुबह सवेरे ही निकलना है। मेरा बैग भी तैयार कर दे। इस दिन अब्बा जी दोपहर में खाने के लिए घर आए तो अम्मा को अपना टिकट भी पकड़ा दिया। वो गुमसुम सी कैफियत में हाथ पग में पकड़े टिकट को देखती रही। यूसुफ अपनी जगह साकित रह गया। ठीक है, तो गांव जा रहा है तो जरूर जा, लेकिन अगर तूने वहां यूसुफ या रानी के रिश्ते की बात भी छेड़ी तो मैं वहां आकर जो तूफान खड़ा करूंगी वो पूरा गांव देखेगा। अम्मा का सब्र तमाम हुआ। अब्बा जी जो सुस्ताने लेटे थे सीधे हो बैठे। क्यों मेरा दिमाग खराब करने पर तुली हुई है? तू जनानी है, जनानी ही रहे, मर्दों के काम में टांग मत अड़ाया कर। मैंने अपनी बहन को जबान दे दी है। तू क्या चाहती है? अब मैं अपनी जबान से फिर के बेगैरत बन जाऊं? क्यों दी? मुझसे पूछे बगैर जबान? रानी से पूछा? अपने बेटे से पूछा? अम्मा की आवाज बुलंद हो गई। यूसुफ बेचैनी से उठ खड़ा हुआ था। पूछा नहीं तो अब पूछ लेता हूँ। तू बता यूसुफ, तुझे कोई इतराज है? वो बरह रास्त इससे मुखातिब हुए थे। वो गंग हो गया। अम्मा से यूं देख रही थी कोई जो कुछ मेरे सामने कहते हो अब अपने बाप के सामने भी कहो। जी अब्बा जी, मुझे मुझे नसीमा से शादी नहीं करनी। वो बिना हिचकिचाए गोया हुआ। क्यों? क्यों शादी नहीं करनी? इनका लहजा आन की आन में बदला था। मसला क्या है तेरा? इतराज क्या है? तू क्या कहीं तू कल लॉर्ड साहब है? डंगरों में उठने बैठना, डंगरों में खाना पीना, दिन में 3-3-4 बार नहाता है, कई कई बोतलें सेंट की खाली कर देता है। क्लब वाले कपड़े पहनकर भी निकले तो लोग दूर से ही पहचान लेते हैं यूसुफ बाड़े वाले को। तू क्या समझता है राजे महाराजे आएंगे तुझे अपनी बेटियां पेश करने? अब्बा जी ने बड़ी सपाकी से इसकी जात के बखिए उधेड़ दिए थे। होंठ बीचे इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। अभी तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जब ठिकाने आएगा तुझे तब तुझसे बात करूंगा। वैसे भी मुझे कल सवेरे निकलना है। एक काटदार निगाह इस पर डालकर वो इसे मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही घर से निकल गए थे। वो अम्मा के पास आया। मुझे नसीमा से शादी नहीं करनी अम्मा। चाहे अब्बा कुछ भी कहें, मैं लड़की नहीं हूँ। वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर वो जो चाहे करते फिरे। संजीदगी से कहते हुए इसकी आंखों की कैफियत ही और थी। नहीं यूसुफ, अम्मा तड़प गई। तू कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं देख रही हूँ तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की।
तेरे अब्बा को जाना है, जाने दे, इसके आने से पहले पहले मैं तेरी शादी ना कराई तो मेरा नाम भी फजीला खातून नहीं। अम्मा के चेहरे पर सख्ती थी, इनके लहजे और अज़म की तरह। आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं अम्मा, इनका चेहरा देखते हुए वो रुक रुक कर बोला था। अम्मा चौंक गई। क्यों? इसने कुछ देर सोचते हुए जहन में अल्फाज तरतीब दिए, फिर गला खंगारते हुए वो बात कह डाली जो वो इतने दिनों से कहने की हिम्मत मुजतमा कर रहा था। अम्मा खामोश रह गई थी। गैर दिमागी इतनी शदीद थी कि वो चाहने के बावजूद कुछ और ना पूछ सकी। बस भी कर दे मोमल, और कितना रोएगी? देख अब तो इस रुमाल में कोई सूखी जगह भी नहीं बची। ना इसके आंसू थमने में आ रहे थे, ना इसकी सिसकियां। रानी ने चिढ़कर रुमाल इसके हाथ से छीनते हुए इसके सामने ले रहा है। तू नहीं जानती रानी, जब से भाई की शादी हुई वो कितना बदल गए हैं। सू सू करते हुए अब इसने अपने सफेद दुपट्टे को कर करना शुरू कर दिया। वरना वरना तो खुद सोच, वो कैसे इतनी बड़ी बात कर सकती? इनकी जबान कांपनी चाहिए थी, इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। इसका भीगा लहजा तलखी की काट लिए हुए था। अच्छा छोड़ भी देना, तू बता तेरे लिए बोतल समोसे लेकर आऊं? रानी इसका मूड बदलने की कोशिश करने लगी। मोमल जब से कॉलेज से आई थी इसने एक भी पीरियड अटेंड नहीं किया था। रानी कौन सा पढ़ाई की शौकीन थी? इसका काम गलत करने के बहाने इसका पल्लू पकड़े बैठी रही। जहर ले आ ताकि मर जाऊं, इस वसीम से शादी करने से तो बेहतर है मैं कब्र में जा लेटूं। हाय मुझे क्या पता था मेरा गुरूर इतनी जल्दी मेरे गले पड़ जाएगा। इस दिन क्या क्या कह डाला था मैंने इसके लिए कोमल को, इस दिन क्या क्या कह डाला था मैंने इसके लिए। मोमल को अचानक ही ख्याल आया कि कहीं है इस दिन के लिए गुरूर की सजा तो नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं गुरूर का सर नीचा। और तू फजूल में ही अपने भाई को बुरा भला कह रही। इस सारी तेरी भाभी की चाल है, इसी ने तेरे भाई को वरगलाया है। वरना जो जो बातें तूने मुझे इस वसीम के बारे में बताई हैं इसे तो कोई अपनी गद्दी देना भी पसंद ना करे। रानी ने संजीदगी से समझाया था। मोमल ने चौंक कर इसे देखा। भाभी कहती थी मैं जबान दराज हूँ, अब इन्हें मेरी जबान दराजी याद क्यों नहीं रही? तूने भी तो कहा था कि तू इसकी भाभी बन जाए तो इसे सबक सिखा देगी। तुझे भी तो अपनी बात याद नहीं रही। रानी को बड़े मौके पर याद आई थी बात। वो दांत खिचखिचाकर से घूरने लगी। मैंने कहा था अगर इसका भाई मर मर कर ही सही ग्रेजुएशन तक पहुंचा होता, क्लर्क ही होता, मगर किसी ऑफिस में उठने बैठने लायक होता, किस्तों की सही मगर बाइक रखने की औकात में होता, तुझे अंदाजा भी नहीं है रानी ये वसीम क्या चीज है। पहले अपने लोफर दोस्तों के साथ मिलकर फ्रॉड करता फिरता था, अब पुलिस की वर्दी में रिश्वत के नाम पर लोगों की जेबें काटता फिरेगा। मेरा जिंदगी हराम हो जाएगी रानी, मैं सचमुच मर जाऊंगी, मगर इससे शादी नहीं करूंगी। वो फिर से रोहासी होने लगी थी। रानी ने तासुब से इसे देखा। ऐसा ही एक मसला है इसके अपने घर में भी चल रहा था और आज उसे मोमल की जाने से भी कुछ ऐसी ही खबर सुनने को मिली। भाभी के मेके से आने के बाद जब इनकी शहर टपकाती जबान का राज खुला, दर हकीकत इनके बिगड़े हुए भाई ने काम पर लगते ही शादी का मुतालबा कर दिया और नजर की आकर रुकी थी अपनी बहन के खूबसूरत सी नंद मोमल पर। भाभी को अगर जाती तौर पर या नंद होने के नाते मोमल की बाद आदतों पर एतराज था भी, तो भाई की इस ख्वाहिश के बाद इन्हें अपने एतराजात को पसे-पुश डालना पड़ा, क्योंकि ये बात तो वो भी अच्छी तरह जानती थी कि वसीम जैसे शख्स के लिए मोमल जैसी लड़की का मिलना गोया किसी लॉटरी का टिकट लग जाने की मुतरादिफ था। घर आते ही उन्होंने पहले मियाँ से जिक्र किया था, वो तो था ही इसकी मुट्ठी में। अब ये मामला अम्मा की अदालत में पेश था और गौर फिक्र चल रही थी। एक तरफ बहू और बेटे के दलाइल तो दूसरी तरफ बेटी के रोने धोने। वो हकीकी परेशानी में उलझ गई थी और मोमल ये सब देख देख कर मजीद हरासा। अब्बा की मौत के बाद अम्मा बड़ी हद तक भाई की समझदारी और इनके फैसलों पर इंतजार करने लगी थी और मोमल को यही डर था कि कहीं इस बार भी वो भाई के कहे में आकर इसकी जिंदगी को किसी तूफान के हवाले न कर दें। अम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्यों इतना वक्त ले रही हैं? कोई गैर तो नहीं है? नहीं, हम आपके लिए जिस तरह आपने मेरी बारी में आंखें बंद करके हम पर भरोसा किया था वैसे ही आप वसीम पर भी यकीन कर लें। भला इसकी ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपी हुई है? ठीक है पहले वो थोड़ा लाउबाली था, काम धंधे में नहीं लगता था इसका, मगर अब ऐसा तो अक्सर लड़के बाले करते ही रहते हैं। अब तो माशाल्लाह से पुलिस में है, इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है। खुदा ना करे कभी कोई मुश्किल पेश आई तो सबसे पहले वही काम आएगा। भाभी का बस चलता तो अम्मा पर वसीम की काबिलियत साबित करने के लिए वो इन्हें किसी मुश्किल में डालने से भी नहीं चूकती, जो मोमल के ख्याल में वो डालने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। वो सब तो ठीक है कौसर, मगर ये फैसला इतनी जल्दी थोड़ी किए जाते हैं। तू तो हथेली पर सरसों जमा रही है, पहले मुझे अपनी बहन भाई से मशवरा तो करने दे।
वैसे भी जब तक मोमिल का कॉलेज खत्म नहीं हो जाता, मैं इसे किसी मंगनी शंगनी के झमेले में नहीं डालना चाहती। अम्मा मुतज़ब्ज़ब थी, बेवा थी, बेटी की फिक्र तो थी ही, साथ ही ये खौफ भी कि अचानक बुलावा आ गया तो कहीं बेटी बेआसरा ही ना रह जाए। नसीब ही की बात थी कि शक्ल सूरत अच्छी होने के बावजूद अभी तक मोमल के इक्का दुक्का रिश्ते ही आए थे, और वो भी ऐसे गए गुजरे कि अम्मा ने इन्हें फौरन से पेशतर ही दरवाजा दिखा दिया था। और अब कौसर अपने भाई के लिए सरापाए सवाल बन गई थी। वो हकीकत पसंद थी, अपनी बेटी के लिए किसी कलेक्टर के इंतजार में नहीं थी, इसलिए अब इन्हें वसीम का रिश्ता भी काबिल कबूल लगने लगा था। तो ठीक है ना अम्मा, मोहम्मद के इम्तिहानों में कुछ ही दिन तो रह गए हैं, इसके बाद मंगनी रख लेते हैं। आप कहें तो मैं अम्मा को फोन करके आने का कह दूं। वो इजाजत तलब नजरों से इन्हें देखने लगी। इसी वक्त मोहम्मद भी अंदर दाखिल हुई, गीले बालों से लिपटा तौलिया उतारते हुए मौजूद गुफ्तगू समझ गई थी और इसके हाथ कांप गए। कहा न कोसर, अभी नहीं, ठहर जा कुछ दिन, मुझे राना और भाई से बात करने दे, फिर मैं खुद तुझे बता दूंगी। अम्मा बेजाती हो चली इनकी उजलत पसंदी पर। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। इनके चेहरे पर बेदिली छा गई। मरे हुए लहजे में कहते हुए कमरे से निकल गई थी। मोमल इनके करीब आ बैठी। अम्मा, आपको वाकई लगता है इस रिश्ते को ठुकराने के बाद मुझे जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ेगा? इनके चेहरे को देखते हुए वो धीरे से बोली। अम्मा ने एक हैरत भरी निगाह इस पर डाली। तो ऐसे क्या सोच रही है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप सोचती हैं। अगर आपके जहन में ये बात ना होती तो आप कभी भाभी को इस तरह से टालती नहीं, आप इन्हें साफ जवाब दे देती। आप भाई को इसी वक्त इनकार कर देती जब उन्होंने आपके सामने ये बात की थी। इसका लहजा तेज होते हुए नम हो गया। मुझे इस लफंगे से शादी नहीं करनी, मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ। अम्मा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि इसी वक्त अक्कू ने दौड़ते हुए आकर इनकी तवज्जो अपनी जानिब मौसूल करा ली। इसका चेहरा तमतमा रहा था। मोमल को भी मुतवज्जा होना पड़ा। क्या हुआ? वो यूसुफ भाई के अब्बा नहीं है? इसने हाँफते हुए तमीज बांधी। हाँ है, आगे बोल। इन्हें इनकी भैंस ने टक्कर मार दी, इसने इंकिशाफ किया। मोमल बेख्तियार उठ खड़ी हुई। मजाक कर रहा है? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। इनके सर से खून भी बह रहा था, अभी अस्पताल लेके गए, मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। इसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। हाय अल्लाह! अम्मा ने परेशानी से सीने पर हाथ रख लिया। इनकी तो उम्र भी काफी हो गई है, कहीं ज्यादा नुकसान ही ना पहुंच गया हो। मोहम्मद चादर पकड़ा, मुझे जरा जाकर फजीला को तो देख आऊं। अम्मा ने फौरन ही जाने का जहन बना लिया। मोहम्मद सर हिलाती तेजी से बाहर निकल गई थी। मुझे पीर साहब ने कहा भी था गांव जाने का ख्याल दिल से निकाल दूं, मगर मैंने इनकी बात नहीं मानी। वो तो शुक्र है हड्डियां सलामत है, वरना पीर साहब ने तो किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा किया था। यूसुफ के सहारे तकियों से टेक लगा कर नींद दराज होते हुए इनके मुंह से कराहे निकल गई थी। सर पर तो जो चोट आई थी, 7 टांके तो इसके लगे ही थे, साथ ही कमर में चुक आ गई। अब इनका उठना बैठना मुहाल हो गया था। देखा, मना तो हमने भी किया था। इस वक्त तो मुंह से भाप तक नहीं निकाली कि पीर साहब ने जाने से रोका था। खुद तो इनकी बात पल्ले पड़ती नहीं, आकर हमें इनके नाम के डरावे देने लगते हो। मैं कह रही हूँ यूसुफ के अब्बा, आइंदा हमारे सामने अपने पीर का नाम मत लेना। अम्मा के लिए इंकिशाफ था जिसे सुनते ही वो गुस्से से भर गई थी। सुन यूसुफ, इस भूरी का जल्द से जल्द कोई ग्राहक देख। मैं इसे अब अपने बारे में नहीं देखना चाहता। आज टक्कर मारी है तो सर फाड़ दिया है, कल को अपनी सींगों से पेट फाड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? अब्बा जी कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो गए थे। यूसुफ ने अल्फाज में सर हिला दिया। अब्बा को तकलीफ में देखकर इसे तकलीफ तो हो रही थी, मगर सच तो ये था कि वो दिल ही दिल में भूरी का शुक्रगुजार था कि जो काम अब्बा जी के पीर साहब न कर पाए वो भूरी ने कर दिखाया। ना तो मुझे ये बता, तुम्हें क्या पड़ जरूरत पड़ी थी इतने बेबस बाड़े जाकर इन्हें चारा डालने की? जैसे तुम ना करते तो उन्होंने भूखा ही मर जाना था। अम्मा को तो अभी तक ढलती शाम में इनके बाड़े जाने की तो समझ में नहीं आई थी, जबकि सवेरे इन्हें गाँव के लिए भी निकलना था। बस मत मारी गई थी, सोचा जाने से पहले एक बार फिर देख आऊं। वो खपत लहजे में बोले। दिल में फैलती तमानियत को महसूस करते हुए यूसुफ इनके कमरे से निकल आया था, तभी सामने से आती खाला को देख कर रुक गया। सलाम खाला। कुछ पर हाथ बांध कर मुअद्दब लहजे में सलाम करते हुए इनके अंदाज में जितना एहतराम था, इनका जी खुश हो गया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? और अब्बा जी कैसे हैं तुम्हारे? सुना है भैंस ने टक्कर मार दी है, ज्यादा चोट तो नहीं आई? वो तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार करने लगी। नहीं, ज्यादा तो नहीं, सर पर टांके आए हैं, वैसे अब वो ठीक है, वो बताने लगा। इसी वक्त अम्मा भी खाला की आवाज सुनकर निकल आई थी। दोनों में रस्मी मुकालमे होने लगे तो वो बाहर निकल आया था। इसे एक बहुत जरूरी काम निपटाना था। जिंदगी में पहली बार और आखिरी इसे अब्बा जी के पीर साहब से काम निकलवाना था, और ये काम ऐसा था कि इसे 100% यकीन था कि करामाती पीर साहब इसे जरूर कर दिखाएंगे।
पिछले 2-3 दिन से पड़ोस में काफी हलचल मची रही। फिर रानी ने भी कॉलेज आने की जहमत नहीं की। अगर मोमल अपनी पढ़ाई के मामले में इतनी संजीदा ना होती तो एक आध चक्कर तो इनके घर का लगा आती, मगर इम्तिहान थे और इन दिनों अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज किए हुई थी। दूसरी तरफ इसका इंतजार करके रानी ने तंग आकर इसे बुलावा भेजा तो इसे थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ा। देख कितनी सी शक्ल निकल आई है तेरी, इतनी पढ़ाइयाँ करके तुझे फायदा क्या होने वाला है मोमल, बनना तो तुझे इसी वसीम की थानेदारनी है। रानी इसे देखते ही शुरू हो गई। इसने दहलकर सीने पर हाथ रख दिया। बस भी कर रानी, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? चल छोड़, अब मैं तुझे नसीमा से मिलवाऊं। सच में बहुत अच्छी है। रानी के बदले हुए तेवर इसके लिए हैरान कुल नहीं थे। वैसे भी मैं अपने भाई के टक्कर खाने की खबर सुनकर जो इसके फूफो गांव से भागी भागी आई थी, अपने साथ मिठाइयों और फलों की टोकरी भी साथ लाई थी, जिसे देखकर कोई पागल भी ये समझ सकता था कि भाई की तबीयत पूछने के बहाने दरहकीकत इनका असल मकसद क्या था। हाँ, ये गांव से कजन आ गई है, इसीलिए मुझे मुंह नहीं लगाया जा रहा और मैं समझ रही थी कहीं रानी मर तो नहीं गई। एक दिन और तेरी खबर ना आती तो मैं तुझे फातिहा पढ़ने वाली थी। मोमिल का गुस्सा ये सुनते ही ऊद कर आया। और ये नसीमा वही नसीमा है ना जिसे तू भैंस ढोल और ड्रम जैसा नाम देते नहीं थकती थी। अब इसने ये जताया तो रानी की रंगत उड़ गई। चुप कर जा मोमल, मरवाएगी क्या? इस नसीमा के पैरों में चक्कर हैं, पूरे घर में दनदनाती फिरती है। ऐसा ना हो तेरी बकवास सुन ले। सच सच बता, मामला क्या है? वो उसे जानती हुई नजरों से देखने लगी। मामला क्या होना है, बताया तो था तुझे, फूफो मेरा हाथ मांगने आई है। रानी शर्मा गई बताते हुए। ओह, इसने एक गहरी सांस ली। और वो दूसरी बात कौन सी? वो उलझ गई। यूसुफ अली, इसने कदरे बरहमी से याद दिलाया। वो तो अब्बा जी की ख्वाहिश थी, फूफो ने थोड़ी कोई ऐसा ख्याल जाहिर किया था। इसने मुंह बनाकर बताया। अच्छा, आना इससे पहले कि नसीमा यहाँ आ जाए, सोचेगी हम यहाँ खड़े क्या खुसर फुसर कर रहे हैं इतनी देर से, और शायद इसीलिए इस तरफ आ भी नहीं रही। वो इसके साथ किचन में मौजूद थी जब रानी इसका हाथ पकड़कर इस ड्राइंग रूम नुमा कमरे में ले आई, जहां रानी की अम्मा के साथ इसकी फूफो नसीमा भी मौजूद थी। खाला ने इसे देखते ही इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था और इन भारी भरकम जसामत वाली खुश शक्ल सी खातून से जिस खुसूसियत से इसका नाम लेकर तारुफ कराया, मोमल कदरे हैरान सी हो गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाल अहवाल पूछा। नसीमा, ये मेरी सखी कम बहन, मैंने तुझे इसके बारे में बताया था ना? रानी नसीमा से मुखातिब हुई, जबकि मोमल इसे देखकर दंग थी। गोरी चिट्टी दिलकश नकूश की हामिल नसीमा इतनी हसीन थी कि एक लम्हे के लिए इसे अपना आप इसके सामने कमतर सा लगा। और इसे देखने के बाद वो रानी को अकेले में घेरने के लिए बेचैन थी। बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट बैठकर जब इसने बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट बैठकर जब इसने जाने के लिए बहाना बनाया तो रानी उठकर इसके साथ दरवाजे तक आई। रानी की बच्ची, कितनी बड़ी झूठी है तू, इसे एक जोर की चुटकी काटते हुए इसने दांत पीसे। क्या किया है मैंने? इसके चेहरे पर हैरत और रजियत एक साथ उभरी थी। तूने इस नसीमा के बारे में क्या क्या बकवास की थी? पता है मेरे जहन में नसीमा नाम के साथ कैसा तस्वुर आता था? एक बड़ी सी बेहस लड़की की शक्ल वाली, बिल्कुल लकी रानी सर्कस की मुमताज बेगम की तरह। वो इसे खूंखार नजरों से घूर रही थी। हाँ, तो झूठ थोड़ी बोला मैंने, तो सिर्फ शक्ल देख रही है, वजन में तुझसे दुगनी ही होगी। रानी भी एक नंबर की ढीठ थी। मुझसे दुगनी होगी? तेरे तो बराबर की है। फिर भी तुझे इसे भाभी बनाते हुए मौत आ रही थी, जबकि वो उछलती कूदती यहाँ तक चली आई है तुझे अपनी भाभी बनाने को। तासुब से इसे देखते हुए मोमल ने मुलामत आमेज लहजे इख्तियार किया। तो तुम मुझ पर कौन सा एहसान कर रही है? अगर गांव के लड़कों को सेहतमंद लड़के पसंद ना होती तो साइमा और नरगिस कभी वहाँ इतनी हिट ना होती। रानी ने शर्मिंदा होना सीखा ही न था। मोमल बेजार हो गई। दफा दूर, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मगर देख, मंगनी में जरूर आना, वैसे भी पेपर्स भी बहुत दूर है, रानी ने कहा। तो वो हैरान हो गई। तेरी मंगनी कब है? पता नहीं, अभी तारीख पक्की नहीं हुई। इसने कंधे उचकाए थे। फिर देखूंगी कुछ ही दिनों में एग्जाम से, मुझे तेरी तरह कोई सफली नहीं लानी, जता कर कहते हुए मोमल ने दरवाजा खोला और दरवाजे के इस पार यूसुफ, जो दस्तक के लिए हाथ उठाने ही वाला था, हैरान सा हो गया। मोमल ने शुक्र किया था कि दरवाजा खोलते ही कदम नहीं उठाया, वरना यूसुफ से तसादुम यकीनी था। यूसुफ जिस तरह से इसे देख रहा था, भूल ही गया कि पीछे रानी भी खड़ी है। और मोमल एक बार फिर इसके से आंखों से छलकते जज्बों से उलझन महसूस करने लगी थी। भाई, रास्ता दे, मोमल को निकलना है। रानी ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो जिसे होश में आते हुए साइड पर हुआ था। मोमल इसके पहलू से होकर बाहर निकल आई।
भाभी इस दिन दोपहर के खाने की तैयारी के लिए किचन में मौजूद थी जब इनकी अम्मा का फोन आया और इनसे बात करके जैसे ही फोन बंद किया, हंडिया को जूं का तू छोड़कर अम्मा के पास चली आई थी। मोमल बरामदे में अपने नोट्स फैलाए बैठी थी, मगर भाभी की आवाज इसकी समातों तक बआसानी पहुंच गई थी। अम्मा, आपने क्या सोचा? आपने कहा था आप रेहाना खाला से मशवरा करेंगी, मगर अभी तक तो आपने इनसे बात भी नहीं की। अम्मा बार बार मुझसे पूछ रही है, मैंने क्या जवाब दूं? अपने लिए मंगवाए गए सरसों के साग के पत्ते चुनते हुए अम्मा ने लम्हा भर को हाथ रोककर इन्हें देखा। बता तो दिया था तुझे, जब तक मोमल के इम्तिहान नहीं हो जाते मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहती। इम्तिहान तो सिर्फ बहाना है, आप साफ क्यों नहीं कहती आपको ये रिश्ता करना ही नहीं है? इनकी बात खत्म होते ही वो तेज लहजे में बोल पड़ी। इनकी नाराजगी बेवजह नहीं थी, क्योंकि वसीम ने इनकी जान अजाब में डाल दी थी। वो बस झट मंगनी और पट ब्याह के चक्कर में था। तू क्यों मेरा मुंह खुलवाने पर तुली हुई है कौसर? अपनी मर्जी की मालिक हूँ, तेरे बाप के घर से रोटी नहीं आती मेरी। इनके बुलंद लहजे पर अम्मा का जलाल जाग उठा। मेरी बेटी है, चाहे किसी फकीर के हाथ में पकड़ाऊं, चाहे सारी जिंदगी अपने सर पर बिठाए रखूं। और तेरे भाई में ऐसा कौन से सुरखाब के पल लगे हैं? खुदा खुदा करके तो इसे नौकरी मिली है। इस पर अकल और शक्ल भी माशाल्लाह। मैं अगर सोच विचार के बाद भी हाँ कर दूं तो तुझे सौ बार शुक्राने पड़ने चाहिए। कहाँ के तू आके मेरे सर पर ही सवार हो गई है। कह देना अपनी माँ से, इंतजार करना है तो ठीक है, वरना रखे अपने बेटे को पल्लू से बांध कर। मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अम्मा ने बात ही खत्म कर दी। बाहर मोमल का दिल बिल्लियों उछलने लगा था। अंदर जाकर अम्मा को गले लगाने की ख्वाहिश पर मुश्किल काबू पाया था। अगले ही लम्हे भाभी मुंह फुलाए कमरे से निकल रही थी। वो थी तो काफी तेज तर्रार, मगर अम्मा के सामने एक हद से आगे उन्होंने कभी जबान नहीं खोली थी। इस वक्त जब इनके निकलते ही वो अंदर जाने का सोच रही थी, घर का बैरूनी दरवाजा खुला और जो हस्तियां दाखिल हुई, भाभी तो अपनी जगह रुकी ही, मोमल भी बेख्तियार उठ खड़ी हुई। एक पल को समझ में नहीं आया अम्मा को बुलाइए इनके इस्तिकबाल को आगे बढ़े। सलाम खाला। इसने हरकत की तो भाभी को भी रस्म में मेजबानी निभाने का ख्याल आया। हालांकि अम्मा हैरान को नहीं थी, रानी तो 24 घंटे यही पाई जाती थी, मगर इनके साथ जो गांव के मेहमान थे इसने इन्हें अलर्ट रहने पर मजबूर कर दिया था। ये लोग क्यों आए हैं? थोड़ी देर बाद भाभी किचन में चाय का पानी चढ़ाते हुए बड़बड़ाई। जाकर पूछ क्यों नहीं लेती? इसने एक नजर इनके चेहरे पर डाली। उसूली तौर पर तो जाकर हाँ, इन मेहमानों को आने की दावत देनी चाहिए थी, मगर खाला ने इन्हें खुद ही ले आई। अजीब बात नहीं है? वो इससे ताईद चाहने लगी। पता नहीं ये रानी भी अंदर सोफे पर यूं चढ़कर बैठ गई है जैसे पहली बार आई हो। बाहर आमरे तो इससे पूछूं लू, बेचैनी से कहते हुए इसने खिड़की से जाकर देखा था। हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। मैं अंदर जा रही हूँ। इससे रहा ना गया तो ऐलान करने वाले अंदाज में कहा, रुको जरा, पहले ये बर्तन धो दो, फिर अंदर जाने की सोचना और चाय को भी देखती रहना। मैं इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, अंदर जाकर थोड़ी हवा ही खाओ। भाभी ने फौरन ही इसके इरादे पर पानी फेरते हुए दुपट्टा से चेहरा पोंछा और बाहर निकल गई। और इस वक्त जब वो चाय क्यों कपों में डाल रही थी, इसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। वो ठटक गई। मुझे बुलाया जा रहा है? वो तजबजब में सोच ही रही थी कि इस बार अम्मा की आवाज बड़ी तेजी से समातों तक पहुंची। मोमल आई अम्मा। इसने जल्दी से चाय को वहीं छोड़ा और तेजी से अंदर कमरे में चली आई। मोमल, यहाँ मेरे पास आके बैठ। खाला ने बड़े प्यार से इसे अपने पास बुलाया था। इसे यह कि अजीब सा एहसास हुआ। सिवाय भाभी के सबके चेहरों की मुस्कुराहट, रानी ने तो पूरी बत्तीसी ही निकाल ली थी। वो उलटते हुए इनके करीब आ बैठी और अगले ही लम्हे इसके लिए शदीद झटके का था जब खाला ने न जाने कहां से अचानक की वो अंगूठी निकाल कर जेर लब बिस्मिल्लाह कहते हुए इसकी उंगली में पहनाई और फिर सामने पड़े मिठाई के डब्बे से, जिस पर इस वक्त पहली बार मोमल की नजर पड़ी, एक गुलाब जामुन उठाकर इसके मुंह में ठूंस दी थी। वो लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे जबकि मोमल का जहन माँ और वजूद सुन पड़ चुका था। इस शाम अचानक अब्बा जी के पीर साहब अपने मुरीद खास की तबीयत पूछने इनके घर तक चले आए थे। अब्बा जी तो हमारे अकीदत के लर्जा बरामदाम थे। अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर वो उठकर दरवाजे तक इनका इस्तकबाल करने दौड़ आए। इनका बस नहीं चल रहा था कि अपने पलकों से झाड़ू मारते हुए इनकी राह सजाकर इन पर फूलों की बरसात कर देते। सियाह रंगत भारी भरकम जसामत वाले सर तापा सियाह लिबास में मलबूस, सर पर सियाह पगड़ी और बड़ी बड़ी आंखों में वहशत अंगेज सिर लाल डोरे, हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने घुमाते हुए इनकी नजरें घर में चारों तरफ यूं घूम रही थी, गोया अभी किसी कोने से किसी शेर या तेंदुए को बरामद कर लेंगे। अपनी शक्ल और सूरत और हुलिये से वो पीर साहब कम और कोई सिफली और काले जादू के माहिर बंगाली बाबा ज्यादा लग रहे थे। रानी और नसीमा तो इन्हें देखते ही खौफजदा सी होकर अपने कमरे में जा छुपी थी, जबकि अम्मा और फुप्पो दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़े इनके सामने हाथ बांधे यूं मुअद्दब और साकित खड़ी थी, जैसे पलके झपकने पर भी किसी गुस्ताखी का एहतमाल हो
और ये सब देखते बेहद सुलगता यूसुफ। अगर इन घड़ियों में इज्जत लाजिम ना होता तो 1 मिनट में ये सब बर्दाश्त ना करता। फिर पीर साहब ने पहले तो पूरे घर का चक्कर काटा। पीर साहब ने पहले तो पूरे घर का चक्कर काटा, एक एक कमरा देखा, जिसके नतीजे में नसीमा और रानी को भागकर किचन में आकर पनाह लेनी पड़ी। फिर मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने अपनी मनहनी और मिस्कीन से चेले के हाथ से पानी की बोतल लेकर घर के कोनों में छिड़काव करना शुरू कर दिया। जब इनका रुख किचन के तरफ हुआ तो इन दोनों को वहां से भी किसी पसपा होती फौज की मानन राह फरार इख्तियार करनी पड़ी, मगर इस बार इन दोनों ने बाथरूम को ज्यादा महफूज पनाहगाह तस्वर किया और दरवाजा बंद करके इंतजार करने लगी। इसके बाद पीर साहब अब्बा जी को लेकर नीचे कमरे में बैठे और इस बंद कमरा मीटिंग में उन्होंने अपने चेले तक को न शामिल किया। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो बाहर निकले तो अब्बा जी इनके पीछे थे। अंदाज में एहतराम बरकरार था, मगर वो जोश और वलवला अब मफकूद हो चुका था। चेहरे पर मुर्दनी लिए वो पीर साहब को दरवाजे तक छोड़ने गए थे और इसके बाद जब अपने कमरे में आकर बैठे थे, अम्मा को बुला लिया। पीर साहब ने कहा, इस घर पर शदीद असरात है, किसी की बहुत बुरी नजर है। संजीदगी से कहते हुए वो खुद जितना दहल गए थे, अपने अंदाज से अम्मा को इससे ज्यादा हौला रहे थे। या अल्लाह, अब क्या होगा? अम्मा की रंगत जर्द हुई। पीर साहब ने कहा है, वो 3 रातों का चिल्ला काट कर असरात तो खत्म कर देंगे, मगर अब जो हम खुद अपनी लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, हमें इससे बाज रहना होगा। अब्बा की ये बात इनके पल्ले नहीं पड़ी थी। वो उलझन भरी नजरों से इन्हें देखने लगे। कौन सी मुसीबत? यही यूसुफ और नसीमा के रिश्ते की। वो नजरें चुराने लगे क्योंकि इन्हें अम्मा का अगला जुमला पता था। देखा, मैं ना कहती थी, मगर इस बार ये सुनकर अम्मा ने सिर जताने वाली नजरों पर इत्तेफाक किया। पीर साहब ने कहा है कि ये रिश्ता हमारे लिए खुशी का नहीं, मुश्किलों का, मुसीबतों का बायस होगा। ना लड़की कभी खुश रहेगी, ना मेरा बेटा। घर नहुसतों का शिकार हो जाएगा। एक के बाद एक बिला नाजिल होगी। अब्बा जी माथे पर आया पसीना पोंछने लगे। क्या उन्होंने इस्तिखारा किया था हमारे लिए? अम्मा ने सहमे हुए लहजे में पूछा। नहीं, पीर साहब को ऐसी बातें पहले से पता चल जाती हैं। क्यों? नाउजुबिल्लाह, वो क्या आलमुल गैब है? अम्मा नागवारी का इजहार किए बिना नादिर से की। अब्बा जी घूर कर इन्हें देखने लगे। ओ जाहिल औरत, ऐसे लोग अल्लाह के खास करीब होते हैं, खास दर्जा होता है इनका। इन्हें वो सब भी नजर आ जाता है जो मेरे और तेरे जैसे गुनाहगार सोच भी नहीं सकते। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि हमने अभी तक जमीला से इस बारे में कोई बात नहीं की। अम्मा तो मुमकिन सूरत हाल का सोच कर ही हरासा हो गई थी। उन्होंने इस दूसरे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा। इन्हें अचानक ख्याल आया तो चौंक कर इनकी तरफ देखा। मैंने इनसे पूछा था, अब्बा जी ने सर हिलाया। उन्होंने बताया कि इसमें ऐसी कोई रुकावट नहीं है जो यूसुफ के रिश्ते में आएंगी। हम चाहे तो इस्तिखारा करके बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने यूसुफ के लिए इस्तिखारे का क्यों नहीं कहा? अम्मा मुतारिज हुई। मुझे क्या पता, वो चिढ़ गए। मैं पीर साहब से क्यों, कैसे, किस तरह जैसे सवालात नहीं करता। देखा फजीला, मेरी बहन यहाँ तक आई है तो मैं इसे मायूस नहीं लौटाऊंगा। यूसुफ के रिश्ते से तो मैं पीछे हो ही रहा हूँ, अब खावर के लिए इसे किसी मुंह से इनकार करूं? वैसे भी अब तो पीर साहब ने भी कह दिया है कि इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं। मैं कहता हूँ हमें रानी की बात पक्की कर देनी चाहिए, इससे पहले कि इसे भी किसी की बुरी नजर लग जाए। पीर साहब की बातें सुनने के बाद अब्बा जी के लिए अब इतना भी गनीमत था। यूसुफ का रिश्ता फिर मैं अपनी मर्जी से तय करूंगी। उन्होंने हामी बनने से पहले शर्त आयद कर दी, क्योंकि जब से उन्होंने खावर की दुबई जाने की खबर सुनी थी वो काफी हद तक मोम पड़ चुकी थी। ठीक है, मगर इसके लिए भी मैं पीर साहब से मशवरा तो जरूर लूंगा। उन्होंने सर बात में हिलाते हुए कहा था। बाहर में गया तुम्हारा पीर। अपने अंदरूनी जोश को छुपाते हुए उन्होंने बमुश्किल खुद को ये कहने से बाज रखा और वहां से उठाई कि अभी इन्हें यूसुफ को भी खुशखबरी देनी थी और जमीला से बात करके कल्प का प्रोग्राम भी तरतीब देना था। रानी ने इससे वादा लिया था कि वो एग्जाम्स का बहाना बनाए बगैर इसकी मंगनी में शरीक होगी और ये शिरकत बड़े भरपूर अंदाज में होगी। मगर इस वक्त ये कहते हुए रानी को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि भुप्पो जो आई तो चंद दिन के लिए थी, अब इनका कयाम हफ्ता 10 दिन से बढ़कर पूरे महीने पर मुहित हो जाएगा और इसकी मंगनी छोड़कर यूसुफ की शादी की तैयारियों में लग जाएंगी। और वो जो मंगनी के इंतजार में किताबें भूले, इम्तिहानात भुलाए, दिन भर सुहाने सपनों में खोई रहती थी, वो मंगनी खींचते खींचते यूसुफ की शादी वाले दिन तक जा पहुंचेगी। इम्तिहानात में जहां पेपर खत्म होने के बाद मोमल दमकता चेहरा लिए क्लासरूम से निकलती, वहीं इसकी शक्ल पर 12 बज रहे होते। मगर फिर तसल्ली देने को यह ख्याल काफी था, फेल हो गई तो हो गई, मैंने कौन सा पीएचडी करनी है, शादी के बाद चूल्हा चौकी ही तो संभालना है। तो बिल्कुल इसी तरह रानी को इसकी मंगनी में आने की यकीन दहानी करवाते हुए मोमल को भी ये पता नहीं था कि वो खुद इसकी मंगनी में दुल्हन बनी बैठी होगी, पूरा प्रोटोकॉल ले रही होगी और रानी इसके नाज उठाने को इसके आगे पीछे हो रही होगी।
जिस दिन खाला ने इसे अंगूठी पहनाई थी, हैरत और बेयकीनी की ज्यादती से इसके सोचने समझने की सलाहियत ही सल्ब होकर रह गई थी। और फिर रात को जहाँ एक तरफ भाभी ने हंगामा खड़ा किया, वहीं इसने भी अम्मा के इस अचानक फैसले पर काफी एहतजाज किया। कहाँ तो वो भाभी को इम्तिहानों तक टाले जा रही थी, कहाँ अब एक ही दिन में से यूसुफ के नाम की अंगूठी पहनवा दी। मगर इस शोर मचाने पर अम्मा ने एक ही बात की थी, जिसने इसके सारे गुस्से को एक पल में ठंडा कर दिया था। देख मोहम्मद, शादी तो तेरी होनी है, आज नहीं तो कल। मैं सारी जिंदगी तेरे साथ नहीं रहूंगी। ना तेरी भाभी एक वक्त से ज्यादा तुझे बर्दाश्त करने वाली है। वसीम के रिश्ते पर तो मैं सोच रही थी, मगर जब फजीला ने मुझसे बात की तो मुझे ख्याल आया कि यूसुफ से भला लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता। अकलौता है, अच्छा खासा कहा रोजगार है, इतना नेक और फर्माबरदार। मैं तो दुआओं में अल्लाह से तेरे लिए ऐसा रिश्ता मांगा करती थी। तू क्या सोचती है मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुझे यूसुफ नहीं पसंद तो फिर वसीम के बारे में सोचना होगा। अब तू खुद फैसला कर, यूसुफ या वसीम। दो ही ऑप्शन थे इसके पास, और तब इसने आंखें बंद करके यूसुफ का नाम ले दिया था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, किसी दफ्तर में उठना बैठना नहीं था, इसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, मगर फिर भी वो वसीम से हजार दर्जे बेहतर था, मिजाज में, सूरत में और किरदार में। और अब इसकी सेज पर बैठी इसकी जबान से इसकी शिद्दतों और बेताबियों की जो दास्तानें सुन रही थी, इस पर हैरतों के अजीब ही दर खुलते जा रहे थे। तुम नहीं जानती तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलना पड़े। इसकी सजदर जिसके सिंगार को निगाहों में समोते हुए वो इसे वालहाना नजरों से दहकाने लगा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम मेरी हो चुकी हो, मेरे सामने बैठी हो। इतनी सी देर में वो न जाने कितनी बार इसे छू छू कर खुद को इसकी मौजूदगी का यकीन दिला चुका था। वो नाजा सी होने लगी थी। इसकी इस दर्जा दीवानगी पर आपके अब्बा जी नहीं मान रहे थे ना? इसे इतना ही पता था। नहीं, वो धीमे से बोला, और वो कभी ना मानते। अगर जो मैंने तुम सुनोगी तो शायद तुम मेरा तरीकाकार गलत लगे, मगर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। इस मुबहम सी वजाहत पर वो हैरानी से इसे देखने लगी। क्या मतलब? अब्बा जी के पीर साहब को अपने साथ मिला लिया था मैंने? वो हौले से मुस्कुराया। मोमन उलझी हुई नजरों से इसे देख रही थी। अब्बा जी इनको बहुत मानते हैं। मैं इनसे कुछ दिन पहले मिला और मैंने इन्हें इस बात पर आमादा कर लिया कि इन्हें अब्बा जी को इस रिश्ते से कैसे बात रखना है। लेकिन अगर वो वाकई पीर हैं तो उन्होंने आपकी बात क्यों मानी? मोमन ने हैरानी से इस्तेसार किया। यही तो सारा मसला है। और बीचते हुए इसके चेहरे पर तासुब बिखर गया। अगर वो सच्चे पीर होते तो भी अब्बा जी की इनके लिए इतनी शदीद हकीकत किसी तो जायज नहीं थी। जबकि वो पीर गुस्से से कहते हुए इसने बात अधूरी छोड़ दी थी। जानती उसने मुझसे इस काम के लिए कितने पैसे मांगे थे? वो पूछ रहा था। पूरे 50,000। मोमल का मुंह हैरत से खुल गया था। इस इंकिशाफ पर 50,000 आपने दे दिए? वो बेयकीनी में थी। मेरे लिए करना बहुत जरूरी था मोमल, वो संजीदगी से कह रहा था। मैं थक गया था ये सोचते सोचते कि अब्बा जी को कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। हो जाता था ये सोचकर जिस शख्स को वो अपना मुर्शिद मानकर इसकी अकीदत में शिर्क की हदों तक पहुंच गए थे, वो इन्हें कहाँ पहचान सकता था। बराह रास्त इन्हें कुछ कहता तो वो कभी ना समझते। इससे पहले मैं बारहा कोशिश कर चुका हूँ। अब्बा जी का अकीदा इतना कमजोर है कि इन्हें छींक भी आ जाए तो गले में अपनी पीर का तावीज लटकाने घूमने लगते हैं। सौदा सर्फ के लिए बाजार जाना हो तो पीर साहब से मशवरा करके बाजार का नाम पता करते हैं। कोई काम ना बन रहा हो तो बजाय अल्लाह से मदद मांगने के पीर साहब को चिल्ला काटने का कहते हैं। वो कहते कहते रुका। इसीलिए इसीलिए मुझे यही रास्ता बेहतर लगा। तुम्हें पाने के मेरे पास और भी तरीके थे। मैं ना चाहता तो अब्बा जी 100 सालों में भी मुझसे अपनी बात नहीं मनवा सकते थे। मैं इन्हें दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि अपने जिस पीर के कदमों की खाक को वो उठा उठा कर अपने माथे पर लगाते हैं, इसके असल औकात क्या है जिसे वो आलिमुल गैब ठहरा कर शेख जैसे बदतरीन गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसका नाम ईमान। अपना ईमान क्या है? और कल मैं इनके सामने सारी बात खोल दूंगा। कल ही मोमिल जो ताज्जुब के हालत में इसकी बातें सुन रही थी परेशान सी हो गई। वो नाराज नहीं होंगे, ये भी एक तरह का धोखा ही था। यूसुफ ने नफी में सर हिलाया। अपने पीर से मिलने वाले धोखे के बाद इन्हें कुछ और नजर ही कहाँ आएगा। वो बहुत शर्मिंदा होंगे, गुस्सा भी होंगे, मगर मुझ पर हरगिज नहीं, मुझे नहीं, ये सच्चाई जल्द ही बतानी होगी मोमल, वरना इनसे कुछ बईद नहीं। हमारी जोड़ी को नजर बद से बचाने के लिए अपनी पीर से 4-5 ताबीज और ले आए, न हमारे गले में बांध दे। इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मुस्कुरा कर बोला था। मोमल के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आई। शुक्र है आप ऐसे नहीं है, वरना मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी इन पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ते हुए देखा है। इसे हकीकत इत्मीनान नसीब हुआ था, वरना बाप की देखा देखी यूसुफ का इन चीजों में पढ़ना कुछ अचंभे की बात ना होती। अपने अपने अकीदे और ईमान की बात होती। और मैं यही सोच कर परेशान हो जाता हूँ कि मैं अब्बा जी को एक पीर साहब की हैसियत बता सकता हूँ और किस किस
के पोल खोलता फिरूंगा। अब्बा जी का भरोसा एक तीर से उठ सकता है, मगर इस बात के लिए कोई इन्हें कैसे समझाए कि हर मुसीबत, हर मुश्किल किसी जादू टोने या असरात का शाखाना नहीं होती। कुछ मुश्किलें और आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं, जिन्हें हमें झेलना पड़ता है हर हाल में, जिन्हें कोई तावीज, किसी किस्म का कोई चिल्ला दूर नहीं कर सकता सिवाय हमारी अपनी दुआ के। वो मुतासिफ व मुतफक्किर लहजे में कहता चला गया। मोमल यकटक इसे देख रही थी। वो कितना हसास था, खुद से वाबस्ता रिश्तों के लिए। इसे एक लम्हे के लिए खुद पर रश्क सा आया। अपने हाथों पर इसके हाथों की मजबूत गिरफ्त महसूस करते हुए वो धीरे से गोया हुई, आप ये तो मानते हैं ना कि दुआ में जरूर असर होता है, तो बस हम भी इनके लिए दुआ करेंगे। कुछ बातें हम इस तरह नहीं समझा सकते जिस तरह के गुजरता वक्त इंसान को समझा देता है। आप भी यकीन रखिएगा, एक ना एक दिन वो खुद समझ जाएंगे। और वो जो मोहियत से इसे देख और सुन रहा था, इसके अचानक चुप हो जाने पर बेताबी से पूछ, बेटा, और प्लीज एक दिन और इंतजार कर लीजिए, कल के दिन नहीं, इन्हें कुछ मत बताइएगा। वो नजरें झुकाए मुल्तजी लहजे में बोली थी। क्यों? यूसुफ ने हाथ बढ़ाकर इसका चेहरा उठाया। मैं कल के दिन कोई तलखी या तनाव नहीं चाहती, चाहे वो किसी भी सूरत हो। मैं कल सबसे खुशगवार सुबह चाहती हूँ। इसकी रंगत में गुलाबियां बिखरी थी। यूसुफ दीवाना सा हो गया। जो हुक्म सरकार का, नहीं बताऊंगा। मैं खुद भी आज की रात को और इस रात को सुबह को सबसे खुशगवार और खूबसूरत तरीन बनाना चाहता हूँ। धीमे बोझल लहजे में कहते हुए इसने इसे करीब किया था और इसकी धड़कनों में सांस से बज उठे थे। तो दोस्तों, नॉवेल कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल पसंद आया होगा आपको। अगर ये नॉवेल पसंद आया है आपको तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे नॉवेल के नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।